नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एग्जाम यार्ड प्लेटफ़ॉर्म पर। आप सभी को पता है कि पॉलिटी की क्लासेज़ यहाँ से बराबर आपको मिल रही हैं और पीछे जो 3-4 वीडियोज़ रही हैं पॉलिटी की एकदम शुरुआत से बेसिक से, जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप सभी ने उन वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखा है और अच्छा खासा रिस्पॉन्स आपकी तरफ से सामने आया है। तो आज हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे पॉलिटी की अगली क्लास को, जिसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है अनुसूचियाँ एवं भाग, यानी शेड्यूल्स एंड पार्ट्स। बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। संविधान को जानने के लिए सबसे पहले जो बेसिक जानकारी होती है वो अनुसूचियाँ होती हैं, भाग होते हैं, अनुच्छेद होते हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। तो आज इसी सिलसिले में हम लोग अनुसूचियाँ एवं भाग को यानी शेड्यूल एंड पार्ट, इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे कि शेड्यूल कितने हैं और कितने पार्ट हैं और किस शेड्यूल में किसके बारे में बातें बताई गई हैं। क्योंकि एग्जाम में प्रत्यक्ष रूप से आपको पूछता है कि अनुसूची 1 में क्या दिया गया है, अनुसूची 2 में किसके बारे में दिया गया है, अनुसूची 3 में किसके बारे में दिया गया है, भाग 1 क्या कहता है, भाग 4 क्या कहता है, भाग 20 क्या कहता है। इस तरीके से पूछता है, तो अगर आपका तैयार नहीं रहता है तो आप वहाँ से बहुत अपने आप को असहज महसूस करते हैं कि ये छोटी-मोटी चीज़ें हम कहाँ मिस कर दिए। तो आइए आज इस वीडियो में हम लोग यही सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अनुसूचियाँ की। आप सभी को पता है कि मूल संविधान जो था, मूल संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद थे। कितने थे? 22 भाग, मूल संविधान में 22 भाग थे, 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी, 8 अनुसूचियाँ थी और 395 अनुच्छेद थे। ये मूल संविधान की बात की जा रही है, मूल संविधान की बात की जा रही है कि मूल संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ और 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में लगभग देखिए वर्तमान में जो चेंजेज़ हुए हैं, इसमें भाग अगर देखा जाए, तो भाग लगभग 25 हो गए हैं। हालाँकि जो भाग 25 हुए हैं, सांख्यांक 22 ही है, लेकिन इसमें जो 3 नए जोड़े गए हैं, उसके बारे में आगे हम लोग ध्यान देंगे। लेकिन आप लोग इतना मान के चलिए सांख्यांक सांख्यांक अगर पूछेगा, तो सांख्यांक इसका 22 ही है, लेकिन अगर टोटल पूछा जाएगा तो 25 भाग हैं। जबकि अनुसूची कितनी हो गई है? 12। अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई वर्तमान में? 12। और अनुच्छेद अगर बात की जाए, तो सांख्यांक अनुच्छेद का भी 395 ही है, लेकिन अगर टोटल पूछा जाए इसमें प्रेजेंट अनुच्छेद की संख्या लगभग तो 465 के आसपास, 465 से 470 के बीच में पहुंच चुकी है प्रेजेंट टाइम पे। हालांकि सांख्यांक अगर पूछा जाएगा 395 ही है, लेकिन अगर पूछा जाएगा टोटल भाग तो 25, 12 अनुसूची और 395 अनुच्छेद। ठीक है। इसके अलावा हम लोग शुरू से देखते हैं यहाँ पे अनुसूचियों के बारे में कि अनुसूचियां एक एक अनुसूचियों के बारे में अनुसूचियां क्या कहती हैं और पहली अनुसूची में किसके बारे में प्रावधान है, दूसरी अनुसूची में किसके बारे में प्रावधान है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। प्रथम अनुसूची के बारे में यहाँ से देखते हैं। पहली अनुसूची में किसके बारे में दिया गया है? टोटल 12 अनुसूचियों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। कितनी अनुसूचियों के बारे में? 12 अनुसूचियों के बारे में। तो पहली अनुसूची संविधान का जो कहता है वो ये कहता है कि इसमें भारतीय संघ के जो 28 राज्य हैं, प्रेजेंट टाइम पे कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। और संघ शासित प्रदेश कितने हैं? शायद आप लोगों को पता होगा, तो आप लोग मेरे बताने से पहले ही कमेंट बॉक्स में बताइए कितने हैं। लेकिन अगर आप लोगों को नहीं पता है तो फिर मैं बताता हूँ। प्रेजेंट टाइम में 28 राज्य हैं और 8 संघ शासित क्षेत्र हैं। तो अनुसूची संविधान की जो पहली अनुसूची है उसमें किसके बारे में बताया गया है? भारतीय संघ के राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। किसके बारे में? भारतीय संघ के राज्य, संघ के राज्यों, भारतीय संघ के राज्यों, जो भारत क्या एक संघ है, भारतीय संघ के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है। किस अनुसूची में? पहली अनुसूची में कि भारत के जो 28 राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो किसके बारे में उल्लेख बताता है? अनुसूची फर्स्ट में बताता है। जबकि अनुसूची सेकंड किसके बारे में अध्ययन बताता है, किसके बारे में जानकारी देता है? एक एक चीजों को आप लोग पढ़ते हुए चलिएगा। दूसरे अनुसूची में बताता है कि भारतीय राज्य व्यवस्था के जो विभिन्न पदाधिकारी होते हैं, उनको प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किस किस अनुसूची में है? यानी वेतन, वेतन, भत्ता, वेतन भत्ता, या इस तरीके से कहा जाए इसमें पेंशन, ये सब किसके बारे में है? कहाँ पे उल्लेख मिलता है? अनुसूची सेकंड में। वेतन, भत्ता और पेंशन इसके किसके किस अनुसूची में इसका पता चलता है? अनुसूची सेकंड में। जबकि तीसरी अनुसूची में क्या कहता है? तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में प्रावधान है। शपथ के बारे में क्या प्रावधान है, मतलब इससे क्या मतलब हुआ? तो भारतीय मतलब राष्ट्रपति और उपाध्यक्ष जो होते हैं, जो देश के एक राष्ट्रपति होते हैं, जितने उपाध्यक्ष होते हैं, उनको छोड़ करके सभी अधिकारियों यानी पदाधिकारियों के शपथ और वादे का उल्लेख किस अनुसूची में है? शपथ और वादे का उल्लेख, जो जितने भी पदाधिकारी होते हैं जो शपथ लेते हैं,
वो अनुसूची 3 के बारे में जानकारी आपको मिलेगी। अनुसूची 3 में इसका उल्लेख दिया गया है। यानी पहले में संघ के राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के बारे में, दूसरे में वेतन भत्ता और पेंशन पदाधिकारियों के, और तीसरे में पदाधिकारियों के शपथ और वादे का उल्लेख किया गया है। जबकि अनुसूची 4 में किसके बारे में कहा गया है? अनुसूची 4 में राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों से राज्यसभा सीटों के आवंटन के बारे में बताया गया है। अनुसूची 4 में किसके बारे में? राज्यसभा में राज्यसभा में सीटों का आवंटन राज्यसभा में सीटों का आवंटन के बारे में बताया गया है। सीटों का आवंटन, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि इसके बारे में एग्जाम में बराबर क्वेश्चन पूछता है कि अनुसूची 4 क्या कहता है। 4 ऑप्शन दे देगा, तो 4 ऑप्शन में आपको राज्यसभा में सीटों का आवंटन, यानी किस राज्य से कितने रहेंगे, किस केंद्र शासित प्रदेश से कितने रहेंगे राज्यसभा में, इसके बारे में जानकारी आपको अनुसूची 4 में दिया गया है। जबकि अनुसूची 5 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बारे में बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है। अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में जानकारी दिया गया है। अनुसूचित अनुसूचित क्षेत्रों अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में जानकारी जो देता है वो किसके बारे में देता है? अनुसूचित जनजातियों के बारे, ठीक है, अनुसूचित जनजातियों। यहाँ इसके बारे में प्रशासन के बारे में जो जानकारी मिलती है, दिया गया प्रावधान किस अनुसूची में दिया गया है? 5वीं अनुसूची में। जबकि अनुसूची 6 में क्या दिया गया है? अनुसूची 6 ये कहता है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, यानी जितने भी उत्तर पूर्वी राज्य हैं, कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इसमें जो जनजाति क्षेत्र के प्रावधान है वो जनजाति क्षेत्र की, इसमें भी जनजाति क्षेत्रों के प्रावधान के बारे में दिया गया है। लेकिन कहाँ कहाँ पे? असम असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इतने राज्यों में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में जानकारी किस अनुसूची में दिया गया है? अनुसूची 6 में दिया गया है। जबकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है अनुसूची 7। अनुसूची 7 क्या कहता है? केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में प्रावधान देता है कि क्या शक्तियां केंद्र के हाथ में है, क्या राज्य सरकार के हाथ में है, राज्य सरकार को कितनी शक्तियों के मामले में छूट है, केंद्र सरकार को कितनी शक्तियों के मामले में छूट है, और किस मामले में दोनों को बराबर अधिकार दिए गए हैं। यानी इसके बारे में अगर प्रावधान जो किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का जो प्रावधान किया गया है वो किसमें है? समवर्ती सूची का प्रावधान ये अनुसूची 7 में है। बल्कि अनुसूची 8 की बात की जाए अगर, अनुसूची 8 का प्रावधान क्या कहता है? इसमें भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख है। आधिकारिक भाषाएं किसके हैं? आधिकारिक भाषाओं के बारे में उल्लेख किस अनुसूची में दिया गया है? आधिकारिक भाषाओं के बारे में उल्लेख ये दिया गया है आपके अनुसूची 8 में। और आपको ये भी पता होगा कि प्रेजेंट टाइम में आधिकारिक भाषाएं कितनी हैं? तो प्रेजेंट टाइम में आधिकारिक भाषाएं 22 हैं। जबकि मूल संविधान में कितनी थी? मूल संविधान में 14 थी। और प्रेजेंट टाइम पे कितनी है? 8 है, 22 है, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। जबकि 9वीं अनुसूची किसके बारे में प्रावधान करता है? 9वीं अनुसूची जो प्रावधान देता है वो भूमि हो गया, कार्यकाल हो गया, भूमिकर हो गया, रेलवे हो गया, यानी उद्योग से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, कार्य और आदेश, ये सब 9वीं अनुसूची में शामिल है। और 9वीं अनुसूची के बारे में आपको एक बात बताऊं कि 1951 में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। कब? 1951 में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था। कब? 1951 में 9वीं अनुसूची को। मैंने आपको शुरू में बताया था कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, 4 बाद में जोड़ी, और पहली अनुसूची जो जुड़ी थी 9वीं अनुसूची वो आजाद देश का संविधान लागू होने के बाद 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, उसके बाद 1951 में हमारा प्रथम संविधान संशोधन हुआ, तो उसमें ये 9वीं अनुसूची जुड़ी थी, जिसमें क्या कहा गया? भूमि, कार्यकाल या भूमि कर, रेलवे, उद्योग से संबंधित कार्य और आदेश को शामिल किया गया था। और ये 1951 में इसको प्रथम संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था। इसमें सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। यानी जो अनुसूची 9 है, इसमें जो सम्मिलित विषय है उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, इस बात को आप लोग नोट करिएगा। लेकिन चुनौती कब दी जा सकती है? जब वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो। जब वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेगा तभी उसको चुनौती दी जा सकती है। अगर वो मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं कर रहा है तो उसको चुनौती नहीं दी जा सकती, इस बात को आप लोग नोट करिएगा। जबकि 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल से संबंधित है, दल बदल कानून से संबंधित है।
दल बदल कानून, ये जितनी पार्टियां होती हैं चुनाव में, जितनी पार्टियां होती राजनीतिक पार्टियां होती हैं उनके लिए है, दल बदल से संबंधित प्रावधान है। और इसको कब जोड़ा गया था? ये 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया था। 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। 10वें अनुसूची को, दल बदल कानून को 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं 11वीं अनुसूची को। ये किससे संबंधित है? ये पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज से संबंधित कौन सी है? 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची पंचायती राज के प्रावधान है, यानी पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितने विषय प्रदान किए गए? 29 विषय प्रदान किए गए हैं। पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। 29 विषय प्रदान किए गए हैं। आपको इसको नोट करने वाली बात है, ये 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। इसके अलावा अगर बात की जाए लास्ट वाला 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची जो प्रावधान करता है वो नगर निगम या नगर पालिका से संबंधित है, ठीक है। नगर पालिका या नगर निगम का प्रावधान करता है ये। और इसको जो जोड़ा गया था वो 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। यानी इसको 73वें 1992 में कई संशोधन हुए थे, मतलब 73वां जो था संशोधन वो पंचायती राज से था, और जो 74वां संविधान संशोधन 1992 में था वो नगर पालिका या नगर निगम का प्रावधान इसमें शामिल था। इस तरीके से अनुसूचियों के बारे में दिया गया है। एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। पहला जो है वो संघ के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में प्रावधान देता है। दूसरा वेतन भत्ता और पेंशन के बारे में। तीसरा जो पदाधिकारी होते हैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, मतलब उपराष्ट्रपति और या राष्ट्रपति और जितने भी उपाध्यक्ष होते हैं उनको छोड़कर सभी पदाधिकारियों के शपथ किसमें प्रावधान शामिल है? वो अनुसूची 3 में। अनुसूची 4 में केंद्र और संघ शासित प्रदेशों से राज्यसभा में सीटों के आवंटन को लेकर के। और 5वें में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के विषय में प्रावधान किया गया है। और 6वें में कुछ राज्यों में जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, इसमें जनजातीय क्षेत्रों के बारे में प्रावधान किया गया है। जबकि 7वें में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा होता है उसके बारे में प्रावधान किया गया है। 8वें में आधिकारिक भाषाओं के बारे में, जिसमें 22 आधिकारिक भाषाएं हैं और मूल संविधान में 14 आधिकारिक भाषाएं थी। फिर उसके बाद 9वें में 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूची 9वीं जोड़ी गई थी। और अनुसूची 9वीं मैंने आपको बताया था भूमि कार्यकाल, भूमि कर, रेलवे उद्योग, इनसे संबंधित कार्य और आदेश इसमें शामिल है। जबकि अनुसूची 10 में दल बदल कानून है, जो 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। 11वें में है पंचायती राज, इसमें 29 विषय कुल टोटल हैं और इसको 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। और की 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के प्रावधान है, इसमें 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। कोई भी सब्जेक्ट बहुत ईजी नहीं होता है, आपको पढ़ना पड़ता है। आइए हम लोग अब भाग के बारे में देखते हैं। टोटल 22 भाग हैं। पहले भाग में क्या दिया गया है, इससे थोड़ा सा कोरिलेट करके पढ़ेंगे हम लोग। पहले भाग के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं कि भाग 1 में किसके बारे में प्रावधान किया गया है। ये तो हम लोग अनुसूचियों के बारे में पढ़ लिए हैं। भाग टोटल कितने थे? मैंने आपको शुरू में बताया कि भाग टोटल 22 हैं। हालांकि सांख्यांक इस समय जो है अगर देखा जाए 22 ही है, लेकिन भाग टोटल इसमें कितने हो गए हैं? 25। 3 जो जुड़े हैं भाग 4, इस तरीके से भाग 9 या इसमें जो जोड़े गए हैं, और भाग 14 इसके बारे में हम लोग बताते हैं। इसमें अलग से एक एक भाग जोड़ा गया है तीनों में, लेकिन जो 22 मूल है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। भाग 1 में क्या दिया गया है? भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया है। भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया है। संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया है, यानी इसमें भी आपकी संघ और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, और इसमें भी संघ और राज्य क्षेत्रों का प्रावधान है। और ये कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक है? तो अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक आता है भाग 1 में। अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक, ठीक है। जबकि अगर भाग 2 की बात की जाए तो भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है। नागरिकता का प्रावधान है। मैं आपको अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक पूरा ब्यौरा इसमें नहीं देने जा रहा हूँ, क्योंकि अगले वीडियो में आपको अनुच्छेद 1 से जब स्टार्ट करूंगा पढ़ाना, अनुच्छेद 1 से लेकर के 395 तक जितने भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, यहाँ तक कि सबको एक तरीके से एक तरफ से कवर करता चलूंगा, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे आपको बताता चलूंगा। तो आप लोग उसको वहाँ पे अच्छे से एक अनुच्छेद 1 अनुच्छेद 2 को क्लियर करूंगा क्या है। बस अभी आप इतना पता करते चलिए कि अनुच्छेद 1 से 4 तक इसमें दिया गया है, ठीक है, अनुच्छेद 1 से 4 तक। जबकि नागरिकता का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद अनुच्छेद 5 से
अनुच्छेद 5 से 12 तक दिया गया है। अनुच्छेद 5 से सॉरी 11 तक, अनुच्छेद 5 से 11 तक किसमें दिया गया है? नागरिकता का प्रावधान है। जबकि मौलिक अधिकार तीसरे में भाग 3 में क्या दिया गया है? मौलिक अधिकार, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उसको किस भाग में दिया गया है? भाग 3 में दिया गया है। आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक इसका प्रावधान है। यानी मौलिक अधिकार के बारे में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक दिया गया है। आप अगर इन चीज़ों को थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ें, जैसे मान लीजिए मौलिक अधिकार के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आ गया और पूछ लिया कि कोई भी मौलिक अधिकार आपको उठा के दे दिया, किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है, तो 12 से 35 के ही बीच में होगा। अगर मान लीजिए उसमें लिख दिया अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 105, 120, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि मौलिक अधिकार के बारे में जो नॉलेज दिया गया है वो 12 से 35 के ही बीच में दिया गया है। तो 35 से 38 या 40 नहीं होगा, क्योंकि 38 और 40 में राज्य के नीति निदेशक तत्व आ जाते हैं, तो इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। अब भाग 4 के बारे में देखें अगर, तो भाग 4 में जो दिया गया है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में दिया गया है। नीति निर्देशक तत्व के बारे में जो जानकारी दी गई है, मतलब प्रत्येक राज्य के कुछ कर्तव्य होते हैं राज्य के लिए, सामाजिक कल्याण उत्थान के लिए, उन सब कर्तव्यों का निर्वहन राज्य को करना होता है। और इसके बारे में जो प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद 36 से 51 तक दिया गया है। अनुच्छेद 36 से 51 तक प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में दिया गया है। भाग 4 में ये भाग के बारे में जानकारी बता रहा है, आप लोग इसको नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। इसके अलावा हम लोग भाग 5 में देखते हैं। भाग 5 में क्या प्रावधान, नहीं भाग 4 का, पहले हम लोग 4 का देख लेते हैं, क्योंकि जो मूल संविधान में 22 भाग थे, अब 25 हो गए हैं, तो एक 4 का इसमें जुड़ गया है, इसको भी आप लोग नोट करिएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मूल कर्तव्य के बारे में बताता है। मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसको हम वहाँ पे चेक करेंगे आप लोगों का। मूल कर्तव्य के बारे में जानकारी भाग 4 का में दिया गया है, और इसको किस अनुच्छेद में रखा गया है? अनुच्छेद 51 का में। सोचिए कितना छोटा सा अनुच्छेद, केवल 51 का में मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है। आप लोग इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, और साथ में मूल कर्तव्य कितने हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके अलावा अगर बात की जाए भाग 5, भाग 5 के बारे में क्या प्रावधान है? तो भाग 5 में जो प्रावधान है वो संघ सरकार के बारे में, संघ सरकार के बारे में, यानी संघ सरकार से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपको भाग 5 लगाना है। और भी संघ सरकार के अंतर्गत अगर अनुच्छेद पूछ ले तो आप इतना सोचिएगा कि अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 151 के बीच में अगर रहेगा तभी वो संघ सरकार के बारे में रहेगा, अन्यथा वो उससे गलत आंसर है, गलत अनुच्छेद दिया गया है। अगर भाग 6 के बारे में बात करें, भाग 6 के बारे में बात करें, तो भाग 6 में राज्य सरकार के बारे में दिया गया है, राज्य सरकार के बारे में। भाग 6 में किसके बारे में दिया गया है? राज्य सरकार के बारे में। अब राज्य सरकार के बारे में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक दिया गया है? तो अनुच्छेद 152 से 237 तक किसमें दिया गया है? 152 से 237 तक किसमें दिया गया है? आपके राज्य सरकार में भाग 6 के बारे में दिया गया है। जबकि भाग 7 की बात करें, अगर भाग 7 की बात करें, थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से, नहीं तो चीजें आपको इसमें मिल जाएंगी सब। भाग 7 के बारे में अगर बात करें, भाग 7 किस चीज का प्रावधान करता है? वो भाग 7 निरस्त हो चुका है। भाग 7 क्या हो चुका है? ये निरस्त कर दिया गया है। भाग 7 को निरस्त कर दिया गया। एक ऐसा भाग है जिसको पूर्ण रूप से 1956 अधिनियम के तहत इसको निरस्त कर दिया गया है। थोड़ा सा मैं पानी पी लूँ, प्यास बहुत ज्यादा लग रही है, गर्मी बहुत ज्यादा है। आप लोग भी पानी वगैरह बराबर पीते रहिए, क्योंकि पानी ही आपका सबसे बड़ा इस समय वरदान आपके लिए है। पानी इस गर्मी में, अगर पानी की कमी हो गई शरीर में तो आपके लिए जो है चलना बैठना तो उठना तक जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप लोग पानी को पीते रहिए। आइए देखते हैं भाग 8 में क्या दिया गया है। भाग 8 में जो प्रावधान दिया गया है वो संघ राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया है। संघ राज्य दोनों के बारे में दिया गया है। संघ राज्य क्षेत्र के बारे में अब तक संघ राज्य सरकार, फिर राज्य सरकार, फिर साथ में एक निरस्त कर दिया गया, फिर संघ राज्य क्षेत्र के बारे में, यानी एक तरफ से दिया गया है। आप लोगों को तैयार करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये अनुच्छेद 239 से 242 तक इसका प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 239 से 242 तक। इसके बाद भाग 9 की बात आती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाग 9, क्योंकि इसमें पंचायत के बारे में प्रावधान है। किसके बारे में? पंचायत के बारे में प्रावधान है। और ये अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक है। 243 से 243 ओ, 243 ओ, क्योंकि 243 ए बी सी डी इस तरीके से करके कई सारे अनुच्छेद इससे बने हुए हैं।
तो अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक का प्रावधान भाग 9 में दिया गया है। और भाग 10 में जो प्रावधान दिया गया है, भाग 10 में इसके नहीं, सॉरी, भाग 9 के बाद भाग 9 का आता है, क्योंकि 3 भाग और जुड़े हैं 22 में, जिससे 25 हुआ है। तो भाग 9 का में किसके बारे में, नगर पालिकाओं के बारे में दिया गया है। नगर पालिकाओं के बारे में, नगर पालिकाएं के बारे में जानकारी दी गई है। और इसके बारे में जो जानकारी दी गई है वो अनुच्छेद 243 पी से, अनुच्छेद 243 ओ के बाद क्या आता है, पी आता है। 243 पी से 243 पी जेड तक दिया गया है, पी जेड तक। ठीक है, इसको आप लोग नोट करिएगा। और जबकि भाग 10 में अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों के बारे में दिया गया है। अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों के बारे में दिया गया है। अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों के बारे में प्रावधान किया गया है। ये हमारे संविधान के भाग 10 में दिया गया है। भाग 11 में, संविधान इतना जटिल है, इतना विस्तृत है, इसीलिए संविधान को खत्म करना जो चुनाव का एक मुद्दा बन के आया था, वो कैसे संविधान को खत्म किया सकता है, ये बड़ी मुश्किल बात है। और इसको कोई भी सरकार खत्म करने के लिए कभी भी सोचेगी नहीं। फिलहाल हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों के बारे में प्रावधान किस भाग में दिया गया है, भाग 10 में दिया गया है। जबकि भाग 11 में क्या दिया गया है, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध दर्शाया गया है। संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध जो स्थापित किया गया है वो किस में दिया गया है, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध भाग 11 में दिया गया है। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद के बारे में जानकारी दिया गया है। अब यहाँ से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट देखेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के बारे में हम लोग देखेंगे, क्योंकि सारी चीजें यहाँ से हम लोग को पढ़ना नहीं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उसी के बारे में हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, भाग 12 में क्या दिया गया है उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। भाग 12 में वित्त हो गया, संपत्ति हो गई, संविदाएं और वाद जो होती हैं वो भाग 12 में दिया गया है। ये अनुच्छेद 264 से 300 ए तक होता है। जबकि भाग 13 की बात की जाए तो भाग 13 में भारत राज्य के भीतर जितने भी व्यापार होते हैं, वाणिज्य होते हैं, समागम, इन सब के बारे में जो जानकारी दी गई है वो भाग 13 में दी गई है। भाग 14 में जो जानकारी दी गई है वो संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं के बारे में दी गई है। संघ और राज्य के अधीन जो सेवाएं होती है वो अनुच्छेद 308 से 323 के बीच में दी गई है, जिसमें अखिल भारतीय सेवा भी आती है। ठीक है, भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जो आती है उसके बारे में दिया गया है। जबकि भाग 14 का जो होता है अधिकरण के बारे में जानकारी दी गई है। भाग 15 जो इम्पोर्टेंट है, भाग 15 ये इम्पोर्टेंट है, इसमें निर्वाचन के बारे में जानकारी दी गई है। इसके बारे में, निर्वाचन के बारे में जानकारी दी गई है भाग 15 में। और जो निर्वाचन के बारे में जानकारी दी गई है ये किस अनुच्छेद से स्टार्ट होता है, अनुच्छेद 324 के बारे में निर्वाचन के बारे में जानकारी देती है। 324 से 329 तक जो है जानकारी निर्वाचन के बारे में दी गई है। जबकि भाग 16 में, भाग 15 के बाद भाग 16 आएगा, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं, भाग 16 में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो इम्पोर्टेंट है भाग 17 है। भाग 17 क्या है, भाग 17 जो है वो राजभाषा के बारे में जानकारी देता है। राजभाषा, अब राजभाषा ये 343 से 351 तक दिया गया है। अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के बारे में जानकारी दी गई है। जबकि भाग 18 में, भाग 18 में आपात उपबंध, आपात उपबंध के बारे में जानकारी दी गई है। आपात उपबंध, आपात उपबंध क्या होता है, जैसे राष्ट्रपति शासन, नेशनल इमरजेंसी, ये सब जो चीजें लगाई जाती हैं, ये सब ठीक है, वित्तीय उपबंध, ये सब जो लगाए जाते हैं एकाएक, वो किसके अंतर्गत आते हैं, आपात उपबंध के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और ये अनुच्छेद 352 से, अनुच्छेद 352 से 360 तक आता है। 352, 56 और 360 जब अनुच्छेद पढ़ाएंगे तो आपको उसमें एकदम डिटेल में क्लियर करेंगे क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलेंगे भाग 19 में। भाग 19 क्या है, प्रकीर्ण है, जिसके बारे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जबकि भाग 20 क्या है, भाग 20 संविधान के संशोधन के बारे में बताता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है संविधान का संशोधन, संविधान का संशोधन। और ये जो संविधान का संशोधन किस देश के संविधान से लिया गया है, इसको मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है संविधान का संशोधन। ठीक है, इस चीज को आप लोग नोट करिएगा, और ये इंपॉर्टेंट है। ये अनुच्छेद किसमें है, अनुच्छेद 368 में है। अनुच्छेद 368 में लिया गया है संविधान का संशोधन। जबकि भाग 21 के बारे में अगर बात की जाए, भाग 21, भाग 21 क्या बताता है, तो भाग 21 जो बताता है वो अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध के बारे में बताता है। अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं। और भाग 22 जो होता है वो
किसी का संक्षिप्त नाम हो गया, प्रारंभ या हिंदी में प्राधिकृत पाठ हो गया और निरसन, ये सब किसमें बताया गया है? भाग 22 में बताया गया है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए टोटल सांख्यांक की बात, तो 22 ही हैं, लेकिन जो 3 जोड़े गए हैं, भाग 4 का, भाग 9 का और भाग 14 का, जो मैंने आपको बताया 3 नए जोड़े गए थे, जिससे कुल संख्या कितनी हो जाती है? 25 हो जाती है। तो मैं आशा करता हूँ जो इम्पोर्टेंट थे आपने यहाँ पे पढ़ लिए भाग के बारे में, यहाँ पे मैंने उसको विधिवत लिखा भी है। अब ऐसे ही चीज़ों के बारे में आप लोग को यहाँ से जानकारी बराबर मिलती रहेगी। यहाँ से हम लोग सीधे जंप करेंगे अब आर्टिकल के ऊपर। एक-एक आर्टिकल को एकदम क्लियर रूप से हम लोग पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आर्टिकल 1 क्या कहता है, आर्टिकल 2 क्या कहता है, आर्टिकल 12 से 35 मूल अधिकार क्या बताता है, 36 से 51 नीति तत्व क्या बताता है और 51 का मौलिक कर्तव्य क्या है, संघ सरकार, राज्य सरकार, ये सब क्या है, इनके बीच संबंध क्या है, इन सब चीज़ों के बारे हम लोग अगली क्लास में से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। अनुच्छेद को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 3 से 4 क्लास में खत्म कर देंगे। एक-एक दिन में कम से कम एक दिन में मौलिक अधिकार, एक दिन में नागरिकता, एक दिन में नीति निदेशक तत्व, एक दिन में संघ सरकार, एक दिन में राज्य सरकार। इस तरीके से 5-6 क्लास में हम लोग पूरे अनुच्छेद को खत्म कर देंगे और उसके बाद हम लोग समितियों-वमितियों के बारे में पढ़ेंगे, कब-कब, क्या-क्या सुधार हुए हैं, कैसे संविधान संशोधन हुए हैं। मतलब ऐसे क्लासेस आपकी चलती रहेंगी जहाँ से एग्जाम में बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आशा करता हूँ यहाँ से आप लोगों को तैयारी समझ में जो चीज़ें समझ में आई होंगी, तैयारी आप लोग अच्छे से यहाँ से कर रहे होंगे और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आप लोग अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा और साथ में लोगों तक शेयर भी करिएगा, थोड़ा-सा मोटिवेशन मुझे भी मिलता रहेगा। ऐसे ही यहाँ से अच्छे काम आपको और मिलते रहेंगे, कुछ ना कुछ क्लासेज़ आपको। बाकी अगर आपको यहाँ से मैथ्स की क्लासेज़ भी मिल रही हैं, रीज़निंग की क्लासेज़ भी आपको जल्द प्रोवाइड होने वाली हैं। तो आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस चैनल के साथ जुड़ जाइए और साथ में हमारा सहयोग भी करिए। आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्य